मैम वेट कर लेते हैं, याद दे बच्चे नहीं जो नहीं न्यू है। बेटे, कोई बात नहीं है, टाइम हो गया ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्टिंग की क्लास में भी बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है विच कन्वर्ट पहले क्या होता है इसमें, पहले केमिकल रिएक्शन होता है विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी को किस में बदल देता है, इसमें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने वाले डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हमें पढ़नी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंस्ट्रक्शन। तो रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सबसे पहले तो इसमें होते हैं दो हाफ सेल्स। ठीक है, टू हाफ सेल्स होते हैं इसमें। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक बीकर है, राइट हैंड साइड में हमारे पास एक बीकर है। जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बीकर है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जिंक सल्फाइड का सॉल्यूशन लेते हैं। सिंपल मैं गैल्वेनिक सेल की बात कर रही हूँ। जिंक की रोड इसमें डिप करते हैं। सेम मेटल की इलेक्ट्रोड उसके मेटल आयंस में डिप करते हैं। कॉपर लेते हैं, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट लेते हैं। तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से करके, और यहाँ पे ले लेते हैं हम वन वे की। ठीक है, अब वन वे की को बंद कर दोगे, टैपिंग की होती है, बस ऐसे टैप करके बंद कर दोगे तो सर्किट बंद हो जाएगा। अदरवाइज ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता। इसमें हम एक यू शेप्ड ट्यूब लगाते हैं। वो जो यू शेप्ड ट्यूब है ना, उसके आगे लगा होता है कॉर्क या पोरस प्लग। ये यू शेप्ड ट्यूब है with the porous plug at the two ends। इसमें जो सॉल्यूशन डाला जाता है, इसमें सॉल्यूशन डाला जाता है KCl का। बेसिकली हम KCl का सॉल्यूशन, ठीक है, लेते हैं इसमें, और KCl को हम बोलते हैं यहाँ पे अगर अगर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर अगर सॉल्यूशन हम यहाँ पे इसको लेते हैं, KCl को बोलते हैं। ये इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। ये जो हमने पोल्स ऑफ बैटरी लगाए हैं, इसमें एक छोटी लाइन है, एक बड़ी लाइन है। छोटे वाली लाइन नेगेटिव है, तो ये वाला पोल ऑफ बैटरी नेगेटिव हो जाता है। जिसको जिससे कनेक्ट किया है वो चार्ज आता है। ये पॉजिटिव लाइन है, इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसको एनोड बोलते हैं और इसको कैथोड बोलते हैं। एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब पहले हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा जर्नल, पहले आपको सिखा दूं। ये वाला पोर्शन थोड़ा जर्नल है जो इधर लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, क्योंकि 11th में एक चैप्टर है रिडॉक्स, उसके बेस पे ये आता है। तो ऑक्सीडेशन का बेसिकली होता है ये लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो देयर इज अ इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज। इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है और डिक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज, या नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है। तो पॉजिटिव का इंक्रीज और नेगेटिव का डिक्रीज, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो जब भी आप कहीं पे पॉजिटिव का इंक्रीज देखो, नेगेटिव का डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन। इसी तरह ऑक्सीडेशन, सॉरी, एंड इसी तरह से रिडक्शन क्या होगा आपके पास, रिडक्शन बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा, दैट इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, गेनो। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको इक्वेशन में नहीं नजर आता, देखिए जी प्रीवियस स्लाइड किसको देखना। डन। यस मैम। तो रिडक्शन में हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज होता है, बिल्कुल ऊपर से ऑपोजिट होता है, और इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये रिडक्शन हो गया। अब इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो ओके, वी हैव सीन हियर। अब इसमें क्या होता है बेटे कि जो तो आपका OHC है, OHC का मतलब है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जिंक होता है सॉलिड फॉर्म में। मैं किसके जिंक की बात कर रही हूँ? मैं इलेक्ट्रोड की बात कर रही हूँ। ये जिंक सॉलिड फॉर्म में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एक्वस फॉर्म में, और यहाँ पे आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप देखो ये इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज हो रहा है या नहीं? पहले 0 चार्ज था और फिर +2 हो गया, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे लिखेंगे, तो ये आ गया आपके पास ऑक्सीडेशन। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अब ये आयन कहाँ पे आ गए? ये पहले जिंक की इलेक्ट्रोड थी ऐसे, ये इलेक्ट्रोड डिटेरियोरेट होनी शुरू हो गई, मतलब थोड़ा सा डिकम्पोज डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो गई, और जिंक 2+ आयन कहाँ पे आने लग गए? सोल्यूशन में आने लग गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? ये तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करके इस वायर से यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन में क्या था? कॉपर 2+ और SO4 2 नेगेटिव था इसके सोल्यूशन में। तो कॉपर 2+ जो वायर के पास होंगे, इलेक्ट्रोड के पास होंगे, वो इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो RH क्या होगा? RH किसको बोलते हैं? रिडक्शन हाफ सेल्स। रिडक्शन हाफ सेल में जो आपके कॉपर 2+ है, कल तो कॉपर सल्फेट होता है, ये ब्रेकअप हो जाएगा, इसमें कॉपर 2+ होगा एक्वस फॉर्म में, और सल्फेट होगा एक्वस फॉर्म में। ठीक है, तो ये कॉपर 2+ क्या करेगा? जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं वायर से, ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो किस में चेंज हो जाएगा? कॉपर सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो कॉपर 2+2 कॉपर आ गया 0, यानी कि ये रिडक्शन आ गया, डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज टर्म्ड एज अ रिडक्शन। ठीक है, तो अभी ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, रिडक्शन हाफ सेल हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। तो जब भी हाफ सेल्स इक्वेशन आती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब आप देखो ये जो कॉपर 2+ था, इसमें से इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और इसकी प्लेटिंग चढ़नी शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रोड के ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ये। तो आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व कि जो जिंक रोड है उसका लॉस ऑफ द वेट स्टार्ट हो जाता है, लॉस ऑफ द वेट ऑफ द जिंक रोड या जिंक इलेक्ट्रोड, और जो आपकी कॉपर है उसमें गेन ऑफ द वेट शुरू हो जाता है, गेन ऑफ द वेट ऑफ द कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाता है। अब चलो एनी हाउ ये तो हो गया। अब हाफ सेल से कंप्लीट सेल इक्वेशन तक कैसे आना? जो आपकी सेल इक्वेशन होती है उसमें 1+2 करना होता है। ठीक है, 1+2 को ऐड करेंगे तो 1 क्या थी? जिंक इन द सॉलिड स्टेट, ये इलेक्ट्रोड था ना, तो इसके साथ सॉलिड लिखते हैं। जिंक 2+ इन द एक्वस फॉर्म +2 इलेक्ट्रॉन, और copper 2+ that is in the aqueous form, that will gain the 2 electron and that is giving us the copper in the solid state. जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएगा। जिंक इन द सॉलिड स्टेट, copper 2+ in the aqueous form, this is giving us zinc 2+ in the aqueous form plus copper in the solid state। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, इसको बोलते हैं सेल इक्वेशन। तो ये सेल इक्वेशन है कंप्लीट। ठीक है, तो ये सेल इक्वेशन आपके पास निकल के आती है इस इक्वेशन में से। तो ये हाफ सेल्स इक्वेशन है और कंप्लीट सेल इक्वेशन। सेल इक्वेशन में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये आपके पास कंप्लीट सेल इक्वेशन है। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि हम इसमें क्यों यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है? 1 मिनट देना जरा आप मुझे, जस्ट
यस, कंप्लीट सेल इक्वेशन में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और इसको बोलते हैं, ये कंप्लीट सेल इक्वेशन है या रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें रिडक्शन भी होती है प्लस ऑक्सीडेशन भी होती है, तो इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है। ठीक है, अब इसमें काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे व्हाई द सॉल्ट इक्वेशन तो समझ में आ गई होगी कि क्या हो रहा है ना, बेसिकली हाफ सेल्स इक्वेशन क्या है और इसमें क्या हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सॉल्ट ब्रिज का हम यूज क्यों करते हैं, व्हाई द सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज होता है। पहली बात तो जो आपका सॉल्ट ब्रिज है ना, सर्किट को कंप्लीट करता है। आपने एक बात नोट करी है, दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करने के लिए तो ये वायर होती है, पर दो सॉल्यूशंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, सॉल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज होता है। तो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज सबसे पहले तो सर्किट कंप्लीट करता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आएगा कि सॉल्ट ब्रिज completes the circuit by connecting the solution in two half cells। दो हाफ सेल्स में ये सॉल्यूशंस को कनेक्ट करता है, इसलिए ये सर्किट कंप्लीट कर देता है दोनों को कनेक्ट करके। सेकंड थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है बेटे, देखो आप ध्यान से, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, अगर उसमें जिंक की इलेक्ट्रोड जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पहले तो सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट था, अब जिंक सल्फेट में जिंक 2+ और सल्फेट 2- दोनों बराबर अमाउंट में थे। जितना जिंक 2+ था उतना ही सल्फेट 2- था। ठीक है, अब क्या हो गया कि सॉल्यूशन में जिंक 2+ ऊपर से भी आने शुरू हो गए, तो प्लस चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर प्लस चार्ज एक्सेस में हो जाएगा तो दो इलेक्ट्रॉन वो दूसरी साइड पे थोड़ा भेजेगा, वो तो कहेगा मुझे ही चाहिए, जो खुद पॉजिटिव है वो माइनस खुद रखेगा। इसी तरह से कॉपर 2+ यहाँ पे बहुत एक्सेस में था, जो पहले तो बराबर था कॉपर और सल्फेट, अब कॉपर 2+ ऊपर जाके कॉपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया और इसके साथ लगना शुरू हो गया। अब यहाँ पे नेगेटिव एक्सेस में आ जाएगा, तो नेगेटिव एक्सेस में आ जाएगा तो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा, तो यानी कि देखने को तो ऐसे लगता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया तो मतलब सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम। ये आप कह सकते हो कि थोड़ी देर के बाद इस साइड पे एक्सेस प्लस आ जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, और इस साइड पे एक्सेस ऑफ माइनस एक्यूमुलेट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज इस वाली साइड पे जब हम सोच रहे हैं एक्सेस ऑफ प्लस आ जाएगा, तो उस टाइम पे जो आपकी यू शेप्ड ट्यूब है उसमें से नेगेटिवली चार्ज आयन इधर सप्लाई हो जाते हैं, और जो आपका यहाँ पे जब एक्सेस, ये जो KCl है इसमें दो आयन है प्लस एंड माइनस, तो जब यहाँ पे एक्सेस ऑफ नेगेटिव होता है यहाँ पे प्लस चल जाता है, यानी कि सॉल्ट ब्रिज आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। इस साइड में एक्सेस पॉजिटिव नहीं बढ़ने देता क्योंकि वो नेगेटिव भेज देता है, इस साइड पे एक्सेस नेगेटिव नहीं बढ़ने देता क्योंकि पॉजिटिव भेज देता है, और सेल को काफी देर तक वर्किंग रखता है। तो ये हो गया सेकंड एप्लीकेशन कि सॉल्ट ब्रिज maintain the electrical neutrality, maintain the electrical neutrality by connecting the या ऐसे लिख दो, maintain the electrical neutrality and keep the cell working for the long time, and keep cell working for the long time। ठीक है, काफी देर के लिए सेल को, keep the cell working for long
टाइम, काफी देर के लिए सेल को काम करने देता है। अब इसका एक और क्वेश्चन आ सकता है कि वाई ओनली द KCl कैन बी यूज्ड इन द इलेक्ट्रो, वाई द KCl कैन बी यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज में सिर्फ KCl का ही क्यों यूज होता है, या KCl के यूज करने के पीछे क्या रीजन है। अब देखो KCl एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें आपने देखा होगा कि K प्लस में भी 18 इलेक्ट्रॉन है, Cl माइनस में भी 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो आयोनिक मोबिलिटी होती है ना, आयोनिक मोबिलिटी, ionic mobility is the same for both the ions, सेम फॉर बोथ द आयंस, दोनों आयंस की आयनिक मोबिलिटी सेम होती है। या आप इसमें ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ऐसा हो जाता है कि एक साइड पे प्लस भाग के चला जाता है, उतनी साइड पे नेगेटिव पहुंचता ही नहीं उतनी जल्दी तक, तो फिर वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी। मतलब आपके पास जो दोनों आयंस है ना बेटे, वो दोनों के दोनों आयन सेम स्पीड से जाने चाहिए। मतलब म्यू है, म्यू सिंबल किसका होता है, आयनिक मोबिलिटी का। आयनिक मोबिलिटी K प्लस की, हाँ एक बार दिखाती हूँ पिछले स्लाइड। आयनिक मोबिलिटी जो होती है म्यू नॉट, वो K प्लस की वो बराबर होती है आयनिक मोबिलिटी ऑफ Cl नेगेटिव, इसलिए हम KCl को इसमें यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, या इसको अल्टरनेटिवली एग्जाम में पूछता है फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो भी यही आंसर लिख के आना है। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। Yes, ma'am. हो गया. ठीक है बेटे, ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ वी पीपल विल डिसाइड कि किसको कैथोड लेंगे किसको एनोड लेंगे, या इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो EMF आती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस एंड दैट। तो आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रो, अच्छा एक चीज और पढ़ाती हूँ फिर इसके बाद इस पे आते हैं। एक बात और है, यहाँ पे ना सेल रिप्रेजेंटेशन भी होती है। इन सारी चीजों का ना मीनिंग समझ लो आप क्या क्या है। इसको बोलते हैं सेल इक्वेशंस, हाफ सेल इक्वेशंस एंड कंप्लीट सेल इक्वेशन। यहाँ पे एक और टर्म आती है, यहीं पे पढ़ा देती हूँ, सेल रिप्रेजेंटेशन। देखो सेल रिप्रेजेंटेशन हम हर जगह हम बीकर तो नहीं बनाएंगे, है ना, और ये नहीं लिखेंगे कि इसमें ये होता है इसमें ये। सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको सबसे पहले तो लिखना होता है लेफ्ट हैंड साइड में जो एनोड है, जिंक इलेक्ट्रोड है, सॉलिड फॉर्म में उसके लिए एस लिख दो। फिर इलेक्ट्रोड का सिंबल आ गया और ये बन गया जिंक 2 प्लस एक्वस फॉर्म में। ठीक है, फिर सॉल्ट ब्रिज का सिंबल। उसके बाद क्या आ गया, सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड पे क्या होते हैं बेटे, सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड पे आयंस होते हैं। जिंक 2 प्लस में जिंक 2 प्लस इसके पास आ गया ना, अगर पेपर में दिया हुआ हो तो इसकी कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो, अगर नहीं दिया हुआ तो इट्स ओके। दूसरी साइड में कॉपर 2 प्लस होता है, कॉपर 2 प्लस एक्वस फॉर्म में है क्योंकि पहले तो कॉपर 2 प्लस होता है फिर तो कॉपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो कैथोड वाली साइड पे पहले आयन आएगा, वैसे भी सॉल्ट ब्रिज के पास आयन नहीं आना, ये इलेक्ट्रोड का सिंबल है। फिर कॉपर इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है, और कॉपर 2 प्लस के साथ भी इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट द सेल। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का सिंबल ऐसे लाइन होता है, उसके एक साइड पे मेटल और सॉल्ट ब्रिज वाली साइड पे मेटल आयन, और ब्रैकेट में कंसंट्रेशन लिख सकते हो, साथ में एक्वस डाल सकते हो, दूसरी साइड पे एक्वस वाला आयन, फिर लास्ट में कॉपर। तो दिस इज कॉल्ड एज अ सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंपल सेल। अब सेल वाला चलो बेसिक पढ़ लिया आप लोगों ने। अब क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बोल रही थी कि हाउ भी पीपल विल डिसाइड कि कौन कैथोड जाएगा कौन एनोड जाएगा, या कैसे क्या करना, उसके लिए आपके पास आना चाहिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी फॉर द इलेक्ट्रोड, tendency for the electrode to gain or lose the electron, gain or lose
द इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की या लूज करने की, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ, देखो कर तो कोई भी कुछ भी सकता है ना, कोई गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। अब दूसरा लोग है उसके साथ में, तो कंपैरिजन आता है कि उसके कंपैरिजन में, ये भी रिलेटिव फिनोमिना है। जैसे आप साइज देखते हो या जैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हो, तो वो रिलेटिव फिनोमिना है ना, दिस इज आल्सो अ रिलेटिव फिनोमिना। जैसे मैंने इसमें एक ही इलेक्ट्रोड डाला, ये जिंक डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जिंक को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया और मान लो मैंने जिंक पे नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो अब क्या होगा, जिंक की क्या टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो जिंक जो सॉलिड स्टेट में है, जैसे कि मैंने पीछे बताया था, जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक्वस आ गया, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए ये वायर पे, ठीक है, तो वो तो ऐसे चले जाएंगे वायर पे, और नेगेटिव से रिपेल होंगे इसलिए दूसरे एंड पे चल जाते हैं। और ये जो जिंक 2+ है, ये आ गया सोल्यूशन में। अब जिंक 2+ जब सॉल्यूशन में आएगा, तो इलेक्ट्रोड के पास सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगी जिंक 2+ की। अब आप देखो, इलेक्ट्रोड के आसपास जिंक 2+ है और इलेक्ट्रोड पे वायर पे ऊपर जिंक टू इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या हो गया, देयर इज अ सेटअप ऑफ द पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन। सेटअप ऑफ अ पोटेंशियल in the vicinity of electrode, in the vicinity of electrode with respect to the solution। solution के with respect to electrode के आसपास एक potential डेवलप हो गया। अगर solution में प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोड पे क्या आ गया, क्या चार्ज आ गया इलेक्ट्रोड पे, नेगेटिव, और सॉल्यूशन पे क्या चार्ज आ नेगेटिव। गया, पॉजिटिव। तो इसको बोलते हैं, ये इसका पोटेंशियल है, और पोटेंशियल को ई से लिखते हैं क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो जीरो, ये जीरो नहीं पढ़ना है, इसको नॉट पढ़ना है। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है। अब कौन किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक सॉलिड स्टेट में जिंक में कन्वर्ट हुआ, तो ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका इस तरीके से लिखा जाता है। अब कितना है, उसकी मेजरमेंट कैसे होती है वो बताऊंगी मैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में होती है। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड आ गया यहाँ पे 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर पे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू होती है +0.76। कैसे कैलकुलेट हुई मैं बताऊंगी आपको। तो इसी तरीके से अगर मैंने कॉपर की इलेक्ट्रोड ले ली है ना, सेम मैनर में कॉपर की इलेक्ट्रोड ले ली, मैं किसी को भी प्लस माइनस लिख सकती हूँ, ये तो मैंने उसको विद रिस्पेक्ट टू लिख दिया बस, जैसा सेल बनाया था। मान लो ये प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। अब कॉपर सल्फेट में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, ठीक है। तो अगर ये गेन करके कॉपर में आ जाए तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से तो आए ही होंगे ना, जैसे दूसरे साइड से आए हैं, तो ये कॉपर में कन्वर्ट होके ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक पोटेंशियल सेटअप हो गया। अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, तो कॉपर 2+ टू कॉपर ऐसे लिखेंगे इसे, और इसकी वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट। ये वैल्यूज कैसे आई कैसे नहीं, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। तो ये आपके पास हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये आपके पास बेसिकली टेंडेंसीज होती हैं किसी भी इलेक्ट्रोड की गेन या लूज करने की। बाकी मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि ये एक रिलेटिव फिनोमिना होता है। रिलेटिव फिनोमिना का मतलब होता है कि साथ वाला डिसाइड करेगा। अब 2 लोग हैं, अब इसमें से कोई लॉस करेगा या गेन, वो तो उनपे नेचर पे डिपेंड करता है ना साथ वाले की। अब क्या होता है, बेसिकली हमारे पास होता है एक एस एच, पहले ईएमएफ भी पढ़ लो चलो। ईएमएफ, ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो इसको ई नॉट ऑफ सेल कहते हैं। अब ई नॉट ऑफ सेल का फार्मूला होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, या ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। ये तुम पहले तो फॉर्मूला याद कर लो, उसके बाद तो मैं बताती हूँ कि माइनस कब आना प्लस कब आना। अब होता क्या है, अब आप देखो, इन जर्नल, ठीक है, इन जनरल एक पे ऑक्सीडेशन हो रही है, एक पे रिडक्शन। तो ईएमएफ बेसिकली होती है ड्राइविंग फोर्स ऑफ द सेल।
ठीक है, जो सेल को काम करवाती है। आप कोई मुझे बता सकता है कि ड्राइविंग फोर्स सेल की क्या है? ड्राइविंग फोर्स सेल की है डिफरेंस इन द पोटेंशियल, डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। अगर आपके दो इलेक्ट्रोड डिफरेंट पोटेंशियल रखते हैं, एक की ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसीज है, दो चीजें अलग है तो ऑब्वियसली एक को गेन और एक को लॉस आप करवा ही सकते हो ना। अगर आपकी एक की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है और दूसरे की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है ना, तभी आपका सेल काम करेगा। अगर दोनों की गेन करने की टेंडेंसी है तो वो सेल एक अच्छा सेल नहीं होगा। डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स मेक्स द सेल वर्किंग। तो दिस इज बेसिकली द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द सेल। अब आपने क्या देखा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे था वहां पे हो रहा था ऑक्सीडेशन, तो ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ये आपके पास आ जाएगा फार्मूला इसका। अब अगर मैं जिंक कॉपर की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा था ऑक्सीडेशन, यानी कि जिंक सॉलिड चेंज हो रहा था जिंक 2+ एक्वस में, और राइट साइड पे हो रहा था ई नॉट ऑफ कॉपर 2+ एक्वस फॉर्म में चेंज हो रहा था कॉपर सॉलिड में। अब होता क्या है ना, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है। मतलब आप ऐसा थोड़ा कर सकते हो कि एक्स में वाई प्लस करके लिख दो 2x आया, है ना। या तो आपको एक्स को भी वाई में बदलना पड़ेगा या वाई को एक्स में बदलना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देखोगे एनसीईआरटी में बनी हुई है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें सारी मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो हमने अपनी तरफ से एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि जब कंपैरिजन करना है ना तो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में करना है। किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का अपोजिट होता है। मतलब अगर मुझे जिंक का ये पता है ना कि ये वैल्यू 0.76 वोल्ट है और ये इसका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो मैं जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल भी निकाल सकती हूँ एग्जैक्टली रिवर्स करके। तो ये हो जाएगा -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्योंकि दी हुई है, इसलिए हमारे पास बेस्ट मेथड है कि हम रिडक्शन पोटेंशियल में ही सारा डाटा चेंज कर दे। तो जब भी न्यूमेरिकल पेपर में आता है तो या तो आपको रिडक्शन देगा दोनों, या एक रिडक्शन ऑक्सीडेशन देगा, कुछ भी। वो बच्चा क्वेश्चन सही करके आता है जिसे वर्किंग मेथड पता है, जो सारा डाटा सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करता है, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ था, हमने इसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, जिंक 2+ टू जिंक और माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस ई नॉट ऑफ कॉपर 2+ एक्वस और कॉपर। अब उसमें से इसका फार्मूला बन गया ई नॉट ऑफ कॉपर 2+ टू कॉपर इन द एक्वस। अच्छा, एक्वस तो इधर लिखा हुआ था ना 2+ के साथ, माइनस ई नॉट ऑफ जिंक 2+ टू जिंक। अब ये बेटर है, बिकॉज वाई इट इज बेटर, क्योंकि अब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में आ गए। तो दिस इज अ कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ जो मैंने पिछले पेज पे कराई थी। मैंने क्या लिखा था, मैंने पिछले पेज पे लिखा था ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, या ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे मैं एक रेड कलर से नोट दे रही हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को तुमने बार बार गलत करना है, तभी तुम्हारे आंसर गलत आएंगे। नोट क्या है, both the potentials must be reduction potentials। अगर आप यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन भरते हो तो कभी आपका आंसर सही नहीं आ सकता। तो दोनों पोटेंशियल आपको किस में पुट करने होंगे, रिडक्शन पोटेंशियल पे। जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ही भरना होगा। क्यों, क्योंकि दोनों रिडक्शन होंगे तो जिसका हायर रिडक्शन है वो हमेशा कैथोड पे जाता है, जिसका कम रिडक्शन है वो एनोड पे चला जाता है। तो इसलिए जो फॉर्मूला बन गया ना, वो फॉर्मूला ईएमएफ का ऐसे बन गया कि ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड, जो कैथोड पे है, माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, लेनी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ही है, ऑफ द एनोड। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ईएमएफ। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन माइनस। तो अगर पेपर में जेई के फॉर्मूला आता है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं तो ये फॉर्मूला लिखो। अगर पेपर में एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन दिया है तो ये फॉर्मूला लिखो। तो बड़ा ध्यान से आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक वर्किंग मेथड लिख रही हूँ, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या कह रहा है ये वर्किंग मेथड,
ये वर्किंग मेथड आपका बोल रहा है सबसे पहले कन्वर्ट all the data in the reduction potential। पहले तो सारे डाटा को किस में बदल दो, रिडक्शन पोटेंशियल को। द मेटल with the high reduction potential value, with the high reduction potential value should be taken as cathode। उसको कैथोड पे ले जाओ। whereas metals with the lower reduction potential value, whereas the metals with the low reduction potential value should be taken as anode। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, ई नॉट ऑफ सेल, जिसको कि एक्चुअली में ईएमएफ बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, और बोथ द डाटा शुड बी इन द रिडक्शन पोटेंशियल। वो मैं पहले ही लिख चुकी हूँ। फोर्थ, अगर तुम्हारा ईएमएफ पॉजिटिव आ जाता है तो आपका सेल फिजिबल है, करंट प्रोड्यूस करेगा। इफ नेगेटिव देन नॉट, तो वो फिजिबल नहीं है। ये वर्किंग मेथड है, और इसी से नीट में, इसी से जेई में, इसी से सीबीएसई में, इसी से स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन होता है। तो आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर अ व्हाइल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बुक्स में भी नहीं मिलेगा वर्किंग मेथड, तो इसको आप नोट कर लो। आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर अ मिनट। मैम आपने ये लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखा, इसको रिपीट कर देंगे? अगर आपने जो आंसर निकाला ना ईएमएफ का, वो आंसर प्लस में आता है तो सेल्फ फिजिबल है। फिजिबल का मतलब है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि वो सेल करंट प्रोड्यूस करेगा, उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बनेगी, मतलब वो सेल वर्क करेगा। अगर इसका आंसर न्यूमेरिकल का नेगेटिव में आता है तो वो वर्क नहीं करेगा, मतलब वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में नहीं बदलेगा, मतलब वो सेल नहीं बनेगा। ठीक है बेटे, यस मैम। इसको नोट करो सारे पॉइंट्स को। मैम हो गया। Yes, Radhika, I am not feeling well. I am having a severe pain in my wisdom tooth. Let me take one medicine, just a minute. Today I am having a cervical pain as well as this wisdom tooth pain. तो बेटा ये अगर आपने नोट कर लिया है ना, देन इसका न्यूमेरिकल करना बहुत आसान है। अभी मैं आपको कुछ सेल्स दूंगी। हाँ, एक बात और, अगर किसी ने नोट कर लिया है इट्स ओके, पर ये वाली बात नहीं भूलनी है जो चैप्टर की स्टार्टिंग में थी। एक साइड पे ना ये नोट कर लो कि इंक्रीज इन द पॉजिटिव और डिक्रीज इन द पॉजिटिव को क्या क्या लिखते हैं। फटाफट से ऑक्सीडेशन रिडक्शन के नोट्स मारो। ओके नीरज, प्लीज टेक केयर ऑफ हर। डन बच्चे? यस मैम। वैसे तो ये पहले वाली स्लाइड है, पर मैंने यार एक दिन नहीं लाएंगे क्या? 2 दिन लाए कल ना, मेरे को ये नहीं समझ आती। तुम लोग ये भूल ही जाते हो कि हम लोग क्लास में बैठे हैं, तुम अपने घर की बातें शुरू कर देते हो। बताओ, अब कईयों में तो म्यूट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, बाकी बच्चों को भी करेंगे ना
तो फिर क्लास में वो मजा नहीं आता है, बच्चे पूछ नहीं पाएंगे तो हमें लगेगा बच्चों को समझ आया नहीं आया। यस मैम। तो इसलिए प्लीज बी ऑन म्यूट, अपने आप ध्यान रखा करो। I can understand you people are taking a class from the home and the lots of challenges are there. हमें भी होते हैं, पर जितना हो सके आपको क्लास को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। चलो अब मैं आपको ना इसका क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि आपके ध्यान में आ जाए। जैसे बच्चे ये दे दिया मैंने तुम्हें, इसी की बात कर लो। ई नॉट ऑफ कॉपर टू प्लस माइनस 0.34 वोल्ट। अब ई नॉट ऑफ जिंक जिंक 2 प्लस, तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा प्लस 0.76 वोल्ट। अच्छा ये क्वेश्चन तुम्हें पेपर में आ गया और उसने पूछ लिया कि इसका ई नॉट ऑफ सेल निकालो, तो कैसे निकालोगे बताओ। सबसे पहला स्टेप क्या था वर्किंग मेथड का, पढ़ के बताओ सबसे पहला क्या था। यही प्रॉब्लम है, तुम लोग ना जब लिखा होता है तब भी नहीं पढ़ के बताते। अभी तो मैंने तुम्हें बोला कि इसको नोट करो, तुमने कहा हमने कर लिया। सबसे पहला पॉइंट क्या था? Convert all data in the reduction potential. हाँ, कन्वर्ट ऑल द डाटा इन द रिडक्शन पोटेंशियल। तो लेट्स चेक इट आउट। अब ये 0 to +2, बताओ मुझे ये रिडक्शन है क्या? अरे ये इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज है, तो इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज को तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो इसको Yes, रिडक्शन ma'am. में कन्वर्ट करो। तो ई नॉट ऑफ कॉपर 2 + 2 कॉपर, ये कितना आंसर आ जाएगा? प्लस 0.34। जिस बच्चे ने ये पहला स्टेप सॉल्व नहीं किया ना, नहीं किया इसको फर्स्ट स्टेप को, तो वो कभी भी इस न्यूमेरिकल के सही आंसर तक पहुंच ही नहीं सकता। अब सेकंड स्टेप में देखो, सेकंड सॉरी आपका जिंक, ये भी इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको भी क्या करो? रिडक्शन में कन्वर्ट करो। हमें दोनों को एप्पल बना देना या दोनों को बनाना बना देना। अब मुझे ये बताओ कि दोनों, सेकंड स्टेप क्या है? अच्छा पहला स्टेप तो हो गया, सारा डाटा रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड स्टेप क्या होता है बेटे? And the metal with high reduction potential value should be taken as cathode. हाँ, तो मेटल विद द हाई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू शुड बी टेकन एज अ कैथोड। तो किस का ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है? इस वाली स्पीशीज का है हाई रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है हम उसको क्या मान लेंगे? कैथोड। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, इसका कंपैरेटिवली, उसके कंपैरेटिवली लो रिडक्शन पोटेंशियल है, तो लो रिडक्शन पोटेंशियल है तो उसको क्या मान लेंगे बेटा? Anode. एनोड। तो कैथोड और एनोड बना मान लिया, तो ई नॉट ऑफ सेल क्या आ गया? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। और बाकी ये बात बच्चे याद रखना कि दोनों के दोनों डाटा तुमने रिडक्शन वाले पुट करने हैं, ठीक है। अब रिडक्शन वाला ज्यादा डाटा किसका था? कॉपर का ज्यादा है ना, तो कॉपर वाला यहाँ पे रखो। कॉपर 2 + 2 कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ जिंक 2 + 2 जिंक। तो कॉपर का वैल्यू कितना है? दिस इज 0.34 माइनस जिंक की वैल्यू कितनी है? माइनस 0.76। जब आप इसको ऐड करोगे तो 1.10 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या था कि ई नॉट ऑफ सेल अगर तुम्हारा पॉजिटिव आंसर देता है तो इसका मतलब है सेल रिएक्शन क्या है? फिजिबल, Visible. यानी कि सेल विल वर्क। मान लो तुम्हें एग्जामिनर कहता है कि भाई मैं एक ऐसा सेल बना रहा हूँ जिसमें जिंक को मैं कैथोड रह रहा हूँ और कॉपर को मैं एनोड ले रहा हूँ, तो वैल्यू तो वही रहेंगी और तुम्हारा आंसर माइनस में नहीं आ जाएगा। तो उस टाइम पे बोलोगे कि भाई तू बना ले पर ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ठीक है, अगर इससे उल्टा लेता है तो। समझ में आ गया आपको? Yes, ma'am. यस मैम। चलो अब इसको थोड़ा सा और एग्जांपल्स करते हैं। सेकंड है जैसे ई नॉट ऑफ A2 + 2 A3 प्लस, ये हो गया आपका माइनस 0.43 वोल्ट। मैंने अपने से इक्वेशन दी है। ई नॉट ऑफ B- टू B2- माइनस 0.56। चलो तुम खुद से करो, आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर 1 मिनट। ट्राई दिस आउट, ये बार बार लीव मत करो बीच में, सोचो इसका क्या होगा। आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर 1 मिनट।
हाँ जी, लगा पता? एनी आइडिया? बताओ स्टेप 1 क्या किया तुम लोगों ने? ओके बेटे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या किया? रेस्ट तो तब करेंगे जब तुम लोग काम करोगे ना। स्टेप 1 बताओ बच्चों। देखो यही प्रॉब्लम है। डाटा कन्वर्ट कर दिया रिडक्शन पोटेंशियल में। अब आप देखो कौन है इसमें रिडक्शन में और कौन नहीं है। 2+2 3+, ये तो ऑक्सीडेशन है ना, इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज। तो यस तुम मैम। इसको रिडक्शन में करो, ऑपोजिट कर दो। A3+2 A2+ कर दो और वो आ जाएगा प्लस प्लस 0.43 वोल्ट। सेकेंड ऑलरेडी रिडक्शन ही है, कुछ भी नहीं रिडक्शन। करना यस। क्योंकि इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज है। स्टेप 2 क्या है? मैम द मेटल which have high reduction potential value should be taken as cathode whereas जिसमें नहीं है तो एनोड ले लेंगे। हायर रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? A3 हम प्लस A3 टू और A2+, ये हो जाएगा तुम्हारा कैथोड वाला सीन है ना। यस मैम। या मुझे ऐसा लिख देना चाहिए ना कि A ऑन द कैथोड, सीधी यस। सी बात है। ठीक है, अब A के ऊपर चार्ज है वो जो मर्जी है, और जो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है यानी कि B वाली, दैट इज ऑन द बी। एनोड। उसके बाद है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे? E नॉट ऑफ कैथोड इज minus E naught of anode and both the data is in the reduction potential, ये EMF की कैलकुलेशन हो जाएगी। यस अब मैम। E naught of कैथोड हायर वैल्यू किसकी है? ये वाली चीज जाएगी कैथोड पे, ठीक है ना। तो यस चलो मैम। मैंने लिख ही दिया है। 0.43 माइनस माइनस 0.56, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऊपर लिख देते हैं। सो मैम 0.99। 0.99 वोल्ट। अब ये रिएक्शन फिजिबल है, तो अगर तो एग्जामिनर कहता है कि ए कैथोड है और बी एनोड है, तब तो वो सही है, तब तो वो सेल रिएक्शन फिजिबल होगा। अगर आपका एग्जामिनर कहता है कि ए एनोड है बी कैथोड है, तब वो सेल रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। अब इसका और भी क्वेश्चन दे सकता है कि इसकी हाफ सेल इक्वेशंस लिखो, कंप्लीट सेल इक्वेशन लिखो, इसकी रिप्रेजेंटेशन दो, तो क्या करोगे? E नॉट ऑफ A3+2 A2+ दिया हुआ था कितना? 0.43, और E नॉट ऑफ B नेगेटिव टू B2 नेगेटिव है 0.56 माइनस में। अब देखो ये कैथोड था ना, कैथोड की इक्वेशन लिखेंगे और ये एनोड था। तो एनोड की जब इक्वेशन लिखेंगे तो ये तो कैथोड मतलब रिडक्शन किया हुआ है, पर एनोड पे रिडक्शन थोड़ा होता है, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। वो तो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसको उल्टा किया था, समझ रहे हो ना इस बात को? वो यस मैंने मैम। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उसको दोनों को क्या बनाया था? रिडक्शन। अदरवाइज एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब है B2 नेगेटिव कन्वर्ट होगा B नेगेटिव में। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दो, तभी तो -1 -1 -2 आएगा। तो ये इक्वेशन आ गई एनोड की। और कैथोड में क्या होगा? कैथोड में होगी रिडक्शन। रिडक्शन। तो वो तो ऑलरेडी रिडक्शन ही दिया हुआ, तो उसमें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। A3+ एक इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, तभी 3 - 1 2 होगा, A2+ एक्वस आ जाएगा। दिस इज एक्वस, दिस इज एक्वस। अब ये हाफ सेल्स इक्वेशन आ गई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, B2 नेगेटिव एक्वस प्लस A3+ एक्वस गिव्स B नेगेटिव एक्वस और A2+ एक्वस। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसमें देख लो सही आ रहा है, 3+2 2+, A की रिडक्शन हो रही है कैथोड है, और B की ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम वहां पे आती है जहाँ पे इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, क्योंकि इसमें तो सारे आयन्स ही हैं। कैसे करेंगे? पहले एनोड देखो क्या है, एनोड में कौन किस में बदल रहा है।
एनोड में B2 नेगेटिव B नेगेटिव में बदल रहा है, तो ये B2 नेगेटिव हुआ और ये B नेगेटिव। बहुत सारे बच्चे मैंने पेपर में देखे हैं बीच में लाइन लगा देते हैं। लाइन और इलेक्ट्रोड हमेशा तब लगाते हैं जब फेज चेंज होता है। फेज चेंज का मतलब होता है सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, लिक्विड सॉलिड में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है। यहाँ पे तो दोनों ही एक्वस हैं, तो दोनों एक्वस है तो बीच में कॉमा लगेगा, लाइन नहीं। अब आयन को हवा में तो छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए आयन के साथ हमेशा प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड लगाते हैं। गैस के साथ भी हमेशा प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज। अब कौन किस में बदल रहा है नेक्स्ट? A3 नेगेटिव, A3+2 प्लस में, तो A3+ एक्वस फॉर्म में, यहाँ पे भी कॉमा लगेगा, A2+ एक्वस फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या लगेगा? प्लेटिनम लगेगा। याद रखना है कि जब आपके पास फेज चेंज नहीं है, दोनों एक्वस है, तो कॉमा लगता है। वहां पे सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड आयन आने चाहिए, वो तो सेम ही है। अगर इनकी कंसंट्रेशन सबकी दी हुई है तो वो ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं। तो ये इस सेल का मैंने सब कुछ कर दिया। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, वो ईएमएफ है, और ये कंप्लीट सेल इक्वेशन है। कुछ भी पूछ सकता है आपसे। क्लियर है इन दो क्वेश्चंस के बारे में? दो क्वेश्चन जो सबने किए हैं। यस मैम। यस मैम। थर्ड क्वेश्चन। मैम 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड शो करना। मैम हो गया, थैंक यू। ओके। अब थर्ड है, जैसे ई नॉट ऑफ A2 टू A नेगेटिव -0.36 वोल्ट, ई नॉट ऑफ B2+ टू B3+। चलो ये तुम करो सब कुछ इसका, जो जो अभी तक समझाया तुम्हें क्या करना है। तुम्हें ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखना है, रिडक्शन हाफ सेल लिखना है, सेल इक्वेशन लिखनी है, रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। ये तो लिखने वाला काम हो गया। उसके बाद तुम्हें ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। चलो करो।
Yes, done everyone. Who can tell the entire solution? बताइए. Who can tell the entire solution stepwise? Am I audible to you? Yes, ma'am. कौन बताएगा किसने कर लिया सॉल्व? क्या कर रहे थे फिर 2-3 मिनट 4 मिनट? सबसे पहले क्या आएगा बेटे? अरे कौन बताएगा सबसे पहले क्या आएगा? ऐसे मत करो भाई. 0 to नेगेटिव, तो ये ऑलरेडी रिडक्शन ही था, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है. तो -0.36 वोल्ट ही आएगा. +2 to +3 ये ऑक्सीडेशन था, तो इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड. तो ये बन जाएगा +0.46 वोल्ट. तो ये हायर रिडक्शन पोटेंशियल है. तो जहाँ पे हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो चीज कैथोड पे जाएगी. जहाँ पे लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो चीज एनोड पे जाएगी. ठीक है. तो अगर ये कैथोड पे जाएगा, ये एनोड पे जाएगा, तो ई नॉट ऑफ सेल तो आप आराम से निकाल सकते थे. बोथ द डाटा इज इन द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म. B3 + to B2 + माइनस ई नॉट ऑफ A2 to A नेगेटिव. तो ये आ जाता है 0.46 माइनस माइनस 0.36. तो आंसर है 0.8. 82 किस वोल्ट. बच्चे का यहाँ तक सही है? Yes, ma'am. यस मैम. कितने बच्चों का हैंड रेज करना जिनका यहाँ तक सही है? 2 स्टूडेंट्स का? 3 4. बाकी के 26 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं फिर? रेस्ट. सीमा, निधि, दीक्षा, राधिका, नीरज तुम्हारा नहीं सही? नीरज मैम हो आज गए. हो गया मैम. मैम माइक खराब हो गया 2-3 दिन से. अच्छा चलो नमी से. anyhow. तो ये तो यहाँ तक तो हो गया है ना. अब नेक्स्ट है सेल रिएक्शन. तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल कौन बताएगा? ये एनोड पे जा रहा है ना, तो ये तो उल्टा लिखा हुआ है. रिडक्शन लिखा होता है दोनों में क्योंकि कंपेयर करना है. तो हो तो ऑक्सीडेशन रहा होगा ऐसे. तो अगर ये 2 है, A2 में कन्वर्ट होके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. ये गैसियस और ये एक्वस. ये किस बच्चे ने किया था सही ऑक्सीडेशन वाला? बताओ. मैम ये नहीं आया था. ये पता क्यों नहीं आया था? मैं बताती हूँ. मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं आता. देखो हमने दोनों को रिडक्शन में कन्वर्ट कर दिया, पर आप ये तो सोचो ना, एक की रिडक्शन होती है, एक की ऑक्सीडेशन. तो जिसकी तो रिडक्शन है उसको तो वैसे ही आएगा कि 3 + 2 + में कन्वर्ट होगा. तो जिसको हमने कन्वर्ट किया है एनोड वाला, उसको तो उल्टा लिखना है कि A नेगेटिव टू A2 में जाएगा. बाकी नेगेटिव है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. तो 2 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. आया या नहीं आया अभी? मैम अभी भी नहीं आया. अच्छा ठीक है. जिस चीज की तो रिडक्शन होती है, जो कैथोड होता है, उसमें तो B3+ ही B2+ में कन्वर्ट होगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जहां पे ऑक्सीडेशन होती है ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो आपने तो इसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको उल्टा करके लिख दिया करो हमेशा. मतलब कंपेयर करने के लिए तुमने इसको रिडक्शन बनाया है, पर एक्चुअली में तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है ना एनोड पे. यस मैम. वो आप उल्टा करके लिख दोगे इसको. तो जब उल्टा करके लिख दोगे तो पहले बैलेंस करो. बैलेंस हो गया. अब ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब राइट साइड पे. अब आ गया. यस मैम अब आ गया. बाकी 1-2 एग्जांपल सॉल्व करोगे ना, हैंड्स ऑन हो जाएगा. अब देखो बेटे, रिडक्शन हाफ सेल. रिडक्शन हाफ, जिसने मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए ना, जो मैं ये लास्ट तक 4-5 कराऊंगी, वो जिस मर्जी लेवल तक का क्वेश्चन आ जाए वो कभी गलत नहीं कर सकता.
जिसको यहाँ से नहीं समझ आए फिर कंफ्यूजन रहता ही रहता है, क्योंकि इतना एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ इतना डीपली जितने ढंग तक तुम्हें कराती है। रिडक्शन हाफ सेल में बेटे जो दिया हुआ है वैसा ही करना है, यानी कि B3+ किस में चेंज होता है, B2+ में। B2+. अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Yes, यहाँ पे 2 है ना तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आ गया बेटे। yes ma'am. अब जब सेल इक्वेशन लिखनी है तो इनको ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कट हो जाएगा, यहाँ Yes, पे आ ma'am. जाएगा 2A नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा 2B3+, B positive. और यहाँ पे क्या आ जाएगा A2, A2 और यहाँ पे आ plus जाएगा 2B2 plus. इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देती हूँ, मुझे तो यहाँ पे चाहिए था। सीमा क्या हुआ, आपको कुछ पूछना है? सीमा नो मैम। फिर हैंड रेज है बेटे। मैम मेरा नेटवर्क चला गया है ना, तो ऐसे ही हो रहा है ये। अच्छा कोई बात नहीं, तुम लोग ना बड़े बेचारे 2-3+ नेटवर्क को झेलते हो रोज, बट दिस इज अ गुड क्लास। स्टार्टिंग में मुझे लगता था ये बच्चे जेई वाले केयरलेस हैं और नीट वाले बच्चे ज्यादा सिंसियर हैं, बट अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, आपकी क्लास भी एफर्ट लगाती है, कहीं कहीं तुम अटकते हो। गुड क्लास। 2+, O positive. ये आया बेटे, यहाँ पे एक्वस लिख दो, यहाँ पे एक्वस लिख दो। चलो अब देनी है इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन में पहले एनोड लिखो। एनोड कहाँ है, एनोड कौन था बेटा जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, ये डिक्रीज इन द नेगेटिव। तो Yes, ए ma'am. नेगेटिव किस में चेंज हो रहा है, A2 में। Yes, फिर ma'am. सॉल्ट ब्रिज, फिर कौन किस में चेंज हो रहा है, B3+ B3 टू positive, B2 B2+ में। positive. इसमें आगे आगे 2 नहीं लिखने, और यहाँ पे प्लेटिनम लगा दोगे। अगर Yes. तुम पेपर में करके आए तो ये गलत है। मैडम क्यों गलत है, क्यों, आपने तो यही बताया था, मैंने ये भी बताया था। क्योंकि मैम फर्स्ट में फिर से लगेगी एक शाबाश। प्लेटिनम की. हाँ, नहीं नहीं, प्लेटिनम तो लगेगा। फर्स्ट में सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड आयन नहीं है, चाहे कन्वर्जन A नेगेटिव का A2 में हो रहा है, पर लिखते टाइम पता कैसे लिखना है, ऐसे। क्यों लिखना है ऐसे, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड आयन आने चाहिए, तो ये हमने उल्टा करके लिखना है। देखो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आना चाहिए, पर ये नहीं आता है, इसको ऐसे लिखते हैं। और ये इतना नई चीज है, मतलब आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, 10 किताबें पढ़ लेना। यहाँ पे प्लेटिनम आ गया, ठीक है। अब गैस के साथ भी प्लेटिनम, आयन के साथ भी प्लेटिनम, ये सही करेगा एग्जामिनर। मैम इसको रिपीट कर दो. हाँ क्यों? बिल्कुल करती हूँ। अगर मैं ऐसे लिख दूं जो हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज के इस साइड तो गैस आ गई, और हमने रूल क्या बताया, सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड आयन आने चाहिए, तो हम Yes, इसको ma'am. उल्टा कर देंगे ना, I नेगेटिव कर देंगे और I2 A2। अब Yes, देखने ma'am. देखने में तो तुम्हें पेपर में ऐसा लगेगा कि ये तो सैलरी टीचर ने गलत लिख दिया, एग्जामिनर ने, कि रिडक्शन हो रहा है ये, पर ये रिडक्शन नहीं हो रहा है, वो सिर्फ सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए उल्टा लिखा हुआ है। दिस इज अ करेक्ट आंसर। Yes, ma'am. तो जितना मैंने आपको पढ़ाना था, वॉट एवर द न्यू थिंग्स आर देयर इन दिस केस पर्टिकुलरली, जो आपका E0 का कैलकुलेशन है, देखो ये ना एक में ही मैंने क्वेश्चन बना के सब करा दिया है, कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखो, रिडक्शन हाफ सेल लिखो, इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो, इसकी सेल इक्वेशन लिखो, इसका E0 बताओ, इसकी फिजिबिलिटी बताओ, नहीं तो अलग अलग से करवाना पड़ता है। अब बस इसका नास्ट इक्वेशन वाला टॉपिक रहता है। वैसे तो 1 क्लास, पर अगर मुझे लगा कि 1 क्लास तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए कम है तो 2 क्लास, बस मैक्सिमम 2, अदरवाइज 1, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक बार सारी स्लाइड्स आप लोगों को दिखा देती हूँ, एक बार थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करवा देती हूँ। आज वाली क्लास इम्पोर्टेंट है, वैसे तो हर क्लास इम्पोर्टेंट होती है, पर इससे क्वेश्चन लगता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंस्ट्रक्शन में से जो पेपर में आ सकता है वो ये क्वेश्चन है कि सेल इक्वेशंस लिखो, सेल रिप्रेजेंटेशन और कंप्लीट हाफ सेल इक्वेशंस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो स्टेट बोर्ड या सीबीएसई में भी आ सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो ये मैंने खुद लिखवाया तुम्हें। अब उसके बाद इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कुछ नहीं आएगा, सिर्फ समझने के लिए है। ये इससे न्यूमेरिकल आ सकता है, ईएमएफ कैलकुलेशन। बाकी जो इसका आ सकता है, जो रेड कलर से, और ये जो दोनों रेड कलर से लिखे हैं, ये फॉर्मूले की प्लस कहाँ आना है, माइनस कहाँ आना है। वर्किंग मेथड सिर्फ यूज होगा, पेपर में नहीं आएगा, यूज होगा हर जगह।
ठीक है, और उसके बाद जो 4 क्वेश्चन तुम्हें कराए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 कराए हैं कि 3 कराए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 कराए हैं, नंबर 3 दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये 4 के 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है राधिका, थैंक यू बेटे। तो ये आप लोगों ने इतना कर लेना। ठीक है, तो मैंने ना आपके लास्ट क्लास के नोट्स अपलोड कर दिए थे, इस वाले के नोट्स आपको मैं अपलोड कर दूंगी बाय द एंड ऑफ द डे। अभी मेरी नीट के साथ क्लास है, जब नीट के साथ क्लास हो जाएगी ना, तब मैं उसके बाद अपलोड कर दूंगी। यस मैम। ठीक है, तो अभी आप इसको रिवाइज कर लेना। अभी हमारी इस वीक में एक और क्लास है ना सैटरडे को, तो सैटरडे वाली क्लास में आई विल ट्राई कि मैक्सिमम चैप्टर वाइंड अप हो जाए, बस उसके बाद फैराडेज वाला टॉपिक ही छोड़ेंगे। ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव में ज्यादा आता है और स्टेट बोर्ड या सीबीएसई में नहीं आता, पर फिर भी करना तो है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में आता है। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है, और नेक्स्ट क्लास में सैटरडे की थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे कि इसके बाद आप कौन सा चैप्टर करना चाहते हो। यस मैम। और इस चैप्टर का टेस्ट भी मैं डिस्कस करूंगी जब भी इसका होगा बेटे। बाकी बच्चे तो बोलते ही नहीं है, बाकी आराम से सोए रहते हैं। देखो कोई नहीं, आराम से बैठे हैं। वो चला गया आज, क्या नाम है उसका, लाइट जो चली गई थी उसकी, अविनाश। नीरज तुम सुन तो रहे हो, पर तुम लोग बता नहीं ना रहे। अविनाश हैज गॉन। अब अविनाश मुझे अगली क्लास में ही पूछेगा कि मैम